कामना देती है। प्रश्न संख्या 121। प्रश्नकाल में मैंने आपको अलाउ नहीं किया है, आप लिख के दीजिए। नाम आपको अलाउ नहीं किया, आप डायरेक्शन देंगे कि माइक दें? नहीं। प्रश्न नंबर 121। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को श्री धवल लक्ष्मण भाई पटेल जी प्रश्न 121 माननीय सदस्य उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। जी सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खूब खूब शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं आज़ादी के इतिहास में, जो तीसरी बार पूर्ण बहुमति के साथ सरकार बनाई है। मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन की निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही सरकार भारत में बुलेट ट्रेन कब तक चलाने का विचार है और उसकी कवरेज नेटवर्क का पूरा ब्यौरा क्या है, चल रही निर्माण के वंदे भारत रेलगाड़ियों की संख्या और मार्गवार और राज्यवार क्या ब्यौरा है, साथ ही क्या सरकार वापी वलसाड से मुंबई दिल्ली तक नई वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करने की योजना, और यदि हाँ तो उसका ब्यूरो क्या है, यदि नहीं तो इसका कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, बुलेट ट्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, जो अगर हम देखें एक नॉर्मल कोई भी गाड़ी हो, जब तक वो गाड़ी 50, 60, 100 की स्पीड से चलती है तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, जिस तरह का उसका जो इम्पैक्ट होता है ट्रैक और रेल के बीच में, वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही गाड़ियाँ 250 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलने लगती है तो उसके डिज़ाइन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है माननीय अध्यक्ष जी। इसीलिए बुलेट ट्रेन की डिज़ाइन पे एक गहन अध्ययन के साथ बहुत ध्यान से और जापान के जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करके डिटेल डिज़ाइन किया गया है। इसका जो फाउंडेशन है और जो पिलर है और जो वायाडक्ट है अध्यक्ष जी, उस करीब उसमें 320 किलोमीटर का प्रोग्रेस हो गया है। टोटल प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का है, उसमें से 320 किलोमीटर ऑलरेडी फाउंडेशन, पियर और वायाडक्ट बन चुका है। महाराष्ट्र में काम में शुरू में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन जैसे ही श्री शिंदे जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, तुरंत उन्होंने सारी परमिशंस दी और अब महाराष्ट्र में भी सारा लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो गया है। बीकेसी स्टेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक और बहुत ही यूनिक चीज़ है, समुद्र के नीचे करीब 30 मीटर नीचे एक टनल बन रही है। वो टनल 21 किलोमीटर की है। वो भारत में पहली अंडर सी टनल बनेगी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की, उसका काम भी चालू हो गया है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। ऑनरेबल मेंबर जी, मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या फ्यूचर में वलसाड जो रेलवे स्टेशन हमारे वलसाड लोकसभा में सबसे बड़ा है, वहां से वंदे भारत ट्रेन चालू करने की कोई फ्यूचर में हम लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो मुंबई से अहमदाबाद की 2 वंदे भारत ट्रेन हैं, वो दोनों के दोनों वलसाड को टच करके आती है। इसके अलावा भी अगर कोई ज़रूरत हुई तो माननीय सांसद महोदय मेरे से मिलके उसमें और व्यवस्था कर सकते। माननीय मनोज तिवारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रश्न का बहुत ही विस्तार पूर्वक उत्तर दिया है। पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हमारे दिल्ली को 2009 से 2014 तक एवरेज 96 करोड़ का बजट होता था। इस बार इन्होंने 2582 करोड़ का बजट दिया है। अध्यक्ष जी, इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन ये दिल मांगे मोर, अच्छा काम हो रहा है तो और कुछ चाहते हैं। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी योजना या सर्वे हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल होते बुलेट ट्रेन चलाने की कोई योजना हो, तो मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, उसकी जानकारी मिले। माननीय अध्यक्ष जी, बुलेट ट्रेन की जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसीलिए अभी ये पूरे के पूरे
बुलेट की पूरी टेक्नोलॉजी को भारत में कैसे आत्मसात करें। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सभी पूरे देश को बताना चाहूँगा, माननीय सांसदों को भी बताना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें बुलेट ट्रेन के डिज़ाइन की जो शुरू में बाहर से सीखने की आती थी, जैसे 40 मीटर का एक सिंगल पीस गर्डर है, उसको उठाने के लिए जो क्रेन है, माननीय अध्यक्ष जी बहुत संतोष के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज उस क्रेन का डिज़ाइन पूरा का पूरा भारत में, आत्मनिर्भर भारत में बनने लगा है। इसी तरह से कई और उसमें एलिमेंट्स है इस पूरे प्रोजेक्ट के। तो अभी सारा का सारा फोकस है, पहले पूरी टेक्नोलॉजी को समझें, आत्मसात करें और भारत के जो इंजीनियर्स का गौरव है, उस गौरव को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वंदे भारत के माध्यम से एक गौरवशाली स्थान दिलाया, एक आत्मनिर्भर बनने का एक माध्यम बनाया, उसी भावना से बुलेट ट्रेन में भी हम पूरी टेक्नोलॉजी को समझ सके, उसको आत्मसात कर सके, उसको भारत में डेवलप कर सके, उस पर फोकस है। माननीय श्री रविंदर वाइकर। धन्यवाद, मुझे आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में जो कोंकण रेल चलती है, जो आज भी सिंगल ट्रैक पर है, उसके कारण बारिश जैसे मौसम में कई बार ट्रेन रद्द हो जाती है। कोंकण रेल द्वारा रेलवे बोर्ड को 350 किलोमीटर के ट्रैक डबलिंग का आवेदन भी दिया गया था, जो पिछले 1 साल से पेंडिंग है। मंत्री महोदय, मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि कोंकण रेलवे के महत्व को देखते हुए सरकार इसको डबलिंग ट्रैक में कन्वर्ट करने का निर्णय कब तक लेगी, जिससे कि इस रूट पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरला के बीच की वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो। माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है अध्यक्ष जी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन एक कॉरपोरेशन है जिसमें भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गोवा सरकार, कर्नाटक सरकार और केरल सरकार, इन 5 सरकारों का एक ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत सारे काम, महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि कोंकण रेलवे मुंबई से लेके ऑल द वे अप टू मैंगलोर से भी नीचे केरल तक जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, पूरे के पूरे वेस्टर्न कोंकण क्षेत्र को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। इसमें इन पांचों के पांचों सरकारों को मिल के इसमें डबलिंग का काम है, सुरंग का जो टनल का एक्सपेंशन करना उसका काम है, ट्रैक को पूरा का पूरा रिप्लेस करने का काम है। उन पांचों की पांचों सरकारों को मिलके काम करना है। मैं माननीय सांसद महोदय से निश्चित तौर पे डिटेल में इसकी डिस्कशन करूंगा और कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाया जाए वो उस पर उसकी व्यवस्था करें। श्री मणिकम टेगोर बोलना चाहते हैं? नो। गुरमीत सिंह गिल? नो। क्वेश्चन नंबर 122 श्री विजय बघेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 122। A statement is laid on the table of the House, sir. माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जानकारी दी है और माननीय वैश्य जी के मंत्री बनने के बाद निश्चित रूप से एक संचार क्रांति में रफ्तार आई है। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। मगर जो गाँव में इंटरनेट की स्थिति है, वर्तमान में मेरे लोकसभा क्षेत्र में लगभग 60% ग्राम पंचायत में ही इंटरनेट चल रही है, 40% में इसकी व्यवस्था अच्छी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए जो रेगुलर मॉनिटरिंग हो और मेंटेनेंस की व्यवस्था हो, उसके लिए किसी एजेंसी को तय की गई है क्या? मैंने जो जानकारी ली थी उसमें अधिकारियों ने जानकारी दी कि चिप्स के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस की जाती थी, मगर अभी साल भर से वो बंद है और साल भर से चूँकि पंचायत सचिवों को
महिला बाल विकास की आंगनबाड़ी की हमारी बहनों को और साथ ही साथ रोजगार सहायकों को बहुत सारे केंद्रीय और राज्य की योजनाओं को उसमें अपग्रेड करना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत आ रही है। उसके लिए माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, इसके लिए मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस के लिए कोई एजेंसी तय की गई है क्या? माननीय मंत्री जी, एक मिनट प्लीज। माननीय मंत्री जी, मैं सभी आप मंत्रीगणों से आग्रह कर रहा हूँ कि एक सदस्य का जवाब पूरा एक मंत्री दे, आधा मंत्री ये आधा मंत्री ये नहीं। ज्योतिराज सिंधिया जी। अध्यक्ष महोदय, आपके निर्णय का पालन होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय सदस्य जी को, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न डिजिटल इंडिया का उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का ये संकल्प है कि डिजिटल एक्सेस एक नागरिक को मिले, डिजिटल एक्सेस के साथ हर एक नागरिक का समावेश हो और हर एक नागरिक का समावेश के साथ हर एक नागरिक का सशक्तिकरण भी हो डिजिटल इंडिया में। और उसी के तहत पिछले 10 वर्षों में जहां मोबाइल कनेक्शंस देश में केवल 90 करोड़ होते थे, आज 117 करोड़ हो चुके हैं और टेलीकॉम कनेक्टिविटी 85% देश में हो चुकी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो बात की, जो ये लोग आज यहाँ बैठकर चिल्ला रहे हैं, उन्होंने यहाँ बैठकर केवल हमारे 25 करोड़ देश की जनता को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी थी। आज देश के अंदर करीब 90-93 करोड़ जनता को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिली है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मतलब करीब 57% बढ़ोतरी हुई है। और उसी के साथ हमारा जो इंटरनेट स्पीड है 1.3 Mbps था इनके समय में, आज वही स्पीड बढ़कर 107 Mbps हो चुकी है, ताकि एक व्यक्ति को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले। जहां तक हम दाम की बात करें, जहां इनके ज़माने में 53 पैसे प्रति मिनट एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए राशि दी जाती थी, आज प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में 53 पैसे से ये कीमत केवल 3 पैसे तक आ चुकी है। मतलब 94% गिरावट हुई है। और वहीं डेटा के क्षेत्र में, क्योंकि डेटा आज सभी की जरूरत पड़ चुकी है, जहां 270 रुपए पर जीबी इंटरनेट डेटा की कॉस्ट थी, आज वही इंटरनेट डेटा की कॉस्ट 9 रुपए 12 पैसे तक आ चुकी है। मतलब 94% गिरावट हुई है। और इसी के तहत डिजिटल ट्रांजैक्शंस देश में जो केवल 160 करोड़ थे इनके समय में, आज 16,100 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत के अंदर हर वर्ष में होते हैं। पूरे दुनिया के करीब 45% डिजिटल ट्रांजैक्शंस पूरी दुनिया के आज भारत में होते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का कमाल है उनके नेतृत्व के आधार पर। जहां तक इन्होंने विषय उठाया कि हमारा छत्तीसगढ़ की बात इन्होंने की, थोड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कई राज्यों ने भारत नेट की क्रियान्वयन अपने हाथों में ली थी। जब कांग्रेस की सरकार थी, कोई कनेक्टिविटी इंटरनेट से छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाई। आज हम लोग ने निर्णय लिया है कि स्टेट लेड मॉडल में भी फेज 2 में जो इन्होंने सत्यानाश किया था, मॉनिटरिंग एजेंसी बनाकर एक व्यक्ति के लिए इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और उसका क्रियान्वयन करके ही हम राहत की सांस लेंगे। विजय बघेल जी, सप्लीमेंट्री। सर, ये कब तक होगा ताकि हमारे ग्राम पंचायत में सुविधाजनक से चल सके, उसकी जानकारी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन पूर्वक जानना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, जहां इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ने इसका जो क्रियान्वयन सही से नहीं किया है, जितने हमारे गांव बचे हैं पूरे देश में, भारत
भारत नेट फेज 1 और फेज 2 के अंतर्गत 42,000 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार ने निवेश के लिए दी थी। हमारे ऐसे राज्य थे 13 राज्य, 13 राज्यों ने अपने स्टेट लेड मॉडल के आधार पर कार्य किया था। गुजरात जैसे राज्य ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जहां कमी रही है, बाकी हमारे ग्राम पंचायत, पूरे देश में 3,80,000 ग्राम पंचायत हैं। 2,12,000 ग्राम पंचायत भारत नेट फेज 1 और भारत नेट फेज 2 के आधार पर जुड़ चुके हैं। बाकी जितने हमारे ग्राम पंचायत हैं, कुल मिलाकर 1,64,000 ग्राम पंचायत, उनको अमेंडेड भारत नेट योजना के तहत, और जहां त्रुटियां बाकी हैं, उदाहरण के तौर पर हमारे सांसद के क्षेत्र में, उनको भी जोड़कर 1,29,000 करोड़ रुपए की योजना प्रधानमंत्री जी ने अमेंडेड भारत नेट योजना के तहत की है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के आधार पर उसका क्रियान्वयन हम लोग सुनिश्चित करेंगे, ये विश्वास मैं सांसद महोदय को दिलवाता हूँ। श्री नवचरण माझी, स्पीकर सर, मेरा मयूरभंज संसदीय क्षेत्र जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी गृह जिला है, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज 5G की सुविधा हम लोगों को मिल रही है। स्पीकर सर, मयूरभंज एक आदिवासी जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ बहुत ऐसी जगह है, आज भी है, जहाँ की नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। सरकार इसके लिए कुछ विचार कर रही है, ऐसे सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क आ सके। संचार क्रांति आने के बाद बेशक हर गांव में स्मार्टफोन पहुंच गए हैं, किंतु सस्ती इंटरनेट व्यवस्था के अभाव में लोगों को इसको पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आशा करता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के गृह जिले मयूरभंज पर विशेष ध्यान देते हुए यहाँ इंटरनेट आदि की आधुनिकतम सुविधा पहुंचने से हमारे इस जिले के गरीब और पिछड़े हुए आदिवासी भाई बहनों को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा और वो राष्ट्र के विकास में अपना भरपूर योगदान कर सकेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सांसद महोदय को। उड़ीसा एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। आज उड़ीसा में अगर हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी देखें तो कुल मिलाकर उड़ीसा में करीब 2.5 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, जो करीब 50% इंटरनेट पेनिट्रेशन हो चुका है। 50% इंटरनेट पेनिट्रेशन होते हुए करीब 99% पेनिट्रेशन शहरी क्षेत्र में हो चुका है और करीब 45% इंटरनेट कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्र में हो चुकी है। जो मैंने अभी पूर्व के प्रश्न में उत्तर दिया, उड़ीसा भी वो एक राज्य है अध्यक्ष महोदय, जहां राज्य सरकार ने भारत नेट 2 के आधार पर ये निर्णय लिया कि हम भारत नेट 2 का क्रियान्वयन हम स्वयं करेंगे और उस क्रियान्वयन अक्षमता के आधार पर जो कनेक्टिविटी दी गई है एक गांव की, वो एक लीनियर फॉर्म में दी गई है। और ये मैं माननीय सदस्य जी को समझाना चाहता हूँ, जब लीनियर फॉर्म में ग्राम पंचायत से गाँव को जोड़ा जाता है, अगर बीच में एक तार कट जाए तो जो उस लाइन में सारे गांव हैं वो सारे गांव कट जाते हैं। जबकि आधुनिकता के आधार पर ये जरूरी था कि रिंग फॉर्म में कनेक्टिविटी दी जाए। जब रिंग फॉर्म में कनेक्टिविटी दी जाती है तो अगर एक तरफ से कनेक्टिविटी टूट गई तो दूसरे तरफ से गांव को कनेक्टिविटी निरंतर रहती है। उड़ीसा सरकार ने ये निर्णय नहीं लिया था, इसलिए आज हमने ये निर्णय लिया है कि जितने गांव हैं हमारे पूरे देश के अंदर जहां जहां लीनियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम के जरिए सारे गांव को हम रिंग फॉर्मेट में कनेक्ट करेंगे 1,40,000 करोड़ की योजना के आधार पर, ताकि कनेक्टिविटी निरंतर रहे, एक्सेस
सदैव रहे, सशक्तिकरण आम जन के लिए सदैव रहे और पूरी तरह से समावेशी ये योजना क्रियान्वयन हो पाए। श्री नामदेव किशन। सर, मंत्री इंटरनेट की और टेलीफोन की कनेक्टिविटी है, लेकिन हमारे गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों गांव हैं उसमें कनेक्टिविटी नहीं है और कनेक्टिविटी से वंचित है, इसलिए वो कम्युनिकेशन हो नहीं पाता। पीडीएस सिस्टम के द्वारा जो राशन दुकान से आप 5 किलो फ्री अनाज देते हैं और बाकी वो जो अन्न सुरक्षा कानून के अंतर्गत अनाज मिलता है वह मशीन पर अंगूठा लगाए बिना दिया नहीं जाता। लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने के वजह से आपके सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके दल के सदस्य पूछ रहे हैं, आप उनको बोलने नहीं दे रहे। आपके दल के माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे उनको। ये तरीका ठीक नहीं। माननीय मंत्री जी। सर, गढ़चिरौली बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र आपके है। दल के लोग प्रश्न पूछ रहे हैं और आप बोलने नहीं दे रहे उनको। तरीका ठीक नहीं है। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। सर, गढ़चिरौली बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है मेरे महाराष्ट्र का। सर, मराठा होने के नाते मेरी एक भावनात्मक लगाव इस क्षेत्र से भी है। महाराष्ट्र में जितने भी हमारे गांव हैं वहाँ हमारी रूरल कनेक्टिविटी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आज करीब 90% हो चुकी है। शहरी क्षेत्र में 100 से ज़्यादा प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में करीब 52% कनेक्टिविटी हो चुकी है। इसी के साथ जहाँ तक हमारे पूरे देश के अंदर करीब 6.5 लाख गांव हैं अध्यक्ष महोदय, और 6.5 लाख गांव में से करीब 6,20,000 गांव हमारे आज इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। उसी के साथ साथ आज महाराष्ट्र में हमारे टोटल ग्राम पंचायत भारत नेट फेज़ 2 में 12,513 हमने लिए हैं। 50,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल हमने ले की है और करीब 9,500 हमारे ग्राम पंचायत पूरी तरह से इंटरनेट केपेबल हो चुके हैं। लेकिन कई ऐसे गांव हैं जो आज भी इस सुविधा से वंचित हैं। करीब ऐसे 24,000 गांव हैं पूरे देश के अंदर। उनको मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष पैकेज निकाला है 22,000 करोड़ रुपए का, और इस 22,000 करोड़ के पैकेज के आधार पर सारे गांव देश के अंदर मोबाइल के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे और यूएसओए फंड के आधार पर, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के आधार पर पूरी राशि दी गई है इन 22,000 गाँव के लिए कि पूर्ण रूप से कनेक्टिविटी इनको दे पाए, जिसमें गढ़चिरौली जिला भी शामिल है। माननीय प्रतिपक्ष के उपनेता, आपके सदस्य माननीय प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उनको रोक रहे हो। ये रोकना ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं। उसको रोको मत हो। बोलने की स्वतंत्रता सबको है, आप उसको रोकने जा रहे हो। नो, ऐसा मत करिए। ये सदन है, सदन में किसी को क्यों रोकते हो? नो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नो, ऐसा मत करो। वह नए सदस्य आए हैं, अपने इलाके की बात पूछ रहे हैं, आप उनको सीट पर जाकर रोक रहे हैं। ये ठीक नहीं। नो, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अरविंद सावंत जी, श्याम कुमार दौलत जी, माननीय मंत्री जी। उत्तर सदन के पटल पर रखा गया माननीय अध्यक्ष जी। गणेश सिंह जी। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार रेल के विकास में जितना तेजी गति से काम हुआ है, वर्तमान में
7.5 लाख करोड़ की लागत से 44,488 किलोमीटर रेल परियोजनाओं का काम चल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। हमारे मध्य प्रदेश में ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन जो बहुत लंबे समय से निर्माणाधीन है और उसका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। सतना से नागौद, पन्ना, खजुराहो और रीवा से सीधी सिंगरौली, ये 2 जो खंड हैं दोनों अभी काम उनके पूरा नहीं हो पाया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इनका काम कब तक पूरा करेंगे। दूसरा विषय, हमारे सतना रेलवे स्टेशन जो शहर के भीतर है, माल गोदाम की शिफ्टिंग का मामला था कैमा में, उसका भी काम अभी तक नहीं हो पाया। और जो विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनने वाले हैं उनमें भी हमारा स्टेशन था, उसमें भी अभी काम शुरू नहीं हो पाया। मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कब तक ये सारे काम शुरू हो पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे प्रश्न महाराष्ट्र से संबंधित था, लेकिन माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है ललितपुर सिंगरौली, ये प्रोजेक्ट पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही ध्यान देके राज्य सरकार के साथ समन्वय करके इसके 3 जो बड़े मुद्दे थे, लैंड एक्विजिशन का मुद्दा, फॉरेस्ट के अप्रूवल का मुद्दा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू जाने में जो विशेष प्रिकॉशन लेने उसका मुद्दा, ये तीनों के तीनों मुद्दे सॉल्व कर दिए गए। काम अभी तेज़ी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने ये भी जानकारी रखना चाहूँगा माननीय सांसद महोदय के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए इस साल के बजट में 850 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया गया है, एलोकेशन किया गया है। इससे इस प्रोजेक्ट में बहुत तेज़ी आएगी। माननीय सांसद महोदय ने सतना प्रोजेक्ट का जिक्र किया, इसका सैंक्शन चुनावों से जस्ट कुछ समय पहले हुआ था, अभी डीपीआर बन रहा है। डीपीआर में भी मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा, उनका गृह क्षेत्र है तो आके अच्छे अपने सुझाव दें। और माननीय अध्यक्ष जी, करीब करीब हर स्टेशन में ये ध्यान रखा गया है जो शहर की संस्कृति है उस संस्कृति के हिसाब से स्टेशन का डेवलपमेंट हो। और वही मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, आप जब भी आएँ और उस डिज़ाइन में भी अपने इनपुट्स दें। क्वेश्चन नंबर 124 श्री दिलीप सेकिया। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत में हरित ऊर्जा का एक सुदृढ़ भविष्य हमारे सामने है। मैं मंत्री महोदय का जो उत्तर है उससे संतुष्ट हूँ। भारत सरकार ने 2023 से इस मिशन लेने के 1 साल होने के समय में काफ़ी कुछ प्रगति की गई है। मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा सवाल है, जो इस मिशन में केंद्र सरकार अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा के बाद ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाली परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए निजी और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों कौन कौन सी सुविधाएं दे रही है, ये मेरा पहला सवाल है। Sir, first of all, I am really thankful to the honorable member. ये प्रश्न पूछने के लिए मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आपने आलो किया, आपको भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पहली बार प्रश्न उठाया गया है, इसीलिए स्टार क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और एक ग्रीन हाइड्रोजन एक ग्रोइंग इम्पोर्टेंट, बहुत इसको इम्पोर्टेंस है इन दी एनर्जी लैंडस्केप। But let me assure everyone, this is just a beginning, and times to come, green hydrogen will become a buzzword in the India and world energy mix. मैं ये भी कहना चाहता हूँ सर, it is a rather unfortunate that ever since India's independence, भारत स्वतंत्र होने के बाद देश में जो भी टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन है, अपग्रेडेशन है, ये वैक्सीन से लेके ग्रीन हाइड्रोजन तक कोई भी काम इससे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। दुनिया के एडवांस कंट्रीज ने जब शुरू किया ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में काम, उससे पहले भारत में मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है सर। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और इसमें हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में टोटल 19,744 करोड़, इसके लिए हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए हमने एक साइट करके कार्यक्रम है, तो स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ये तो साइट प्रोग्राम में हमने आवंटन किया है। इस आवंटन में 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन 2 तरीके से उत्पादन होता है। एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, वाटर को ब्रेक करके, पानी को ब्रेक करके, और बायोमास से होता है। इसीलिए हमने इसमें 2 कंपोनेंट रखा है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। मैं 1-8 मिनट समय मांगता हूं सर। कंपोनेंट 1 में हम इलेक्ट्रोलाइज मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4,440 करोड़ रुपीस इस साइट प्रोग्राम में हम आवंटित किया है। और कंपोनेंट 2 में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए 13,050 करोड़ आवंटित किया है। और सिर्फ पैसा रख के हमने शांति से नहीं बैठा है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ऑलरेडी साइट कंपोनेंट 1 में, ट्रांच 1 में 1,500 मेगावाट पर एनम अवार्डेड टू 8 कंपनीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर सर। ऑलरेडी काम शुरू हो गया सर, अवार्ड हो गया है सर। और दूसरी सर ट्रांच 2 में 1,500 मेगावाट पर एनम 23 बिट्स हमने रिसीव किया है सर। ये बहुत शॉर्टली फाइनलाइज होने जा रहा है सर। और मोड 1 में, ट्रांच 1 में 4,12,000 टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी 10 कंपनी को अवार्ड किया जाए है सर। तो जब दुनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, भारत भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद अर्पित करते हुए मैं गर्व महसूस करता हूं सर। और ऐसा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न उठाने के लिए मैं सदस्य को धन्यवाद अर्पित करता हूं सर। आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। विजय बघेल जी। सर सप्लीमेंट्री सर छोटा सा एक विषय है मेरा। माननीय मंत्री जी से उत्तर से ऐसा लगता है 2070 तक हमारे नेट जीरो उत्सर्जन के जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य प्राप्ति के ओर हम लोग आगे बढ़ा है थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन प्रकल्प। लेकिन ये अपोजिशन वाला जब हम एनर्जी का प्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर रहा है, ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन बारे में चर्चा कर रहा है, इस समय विरोधी पक्ष ने प्रोडक्शन के विपरीत इस एनर्जी को खत्म करने का ही उनका काम हो रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, हमारे आसाम नॉर्थ ईस्ट पानी से भरपूर है, बायोमास से भरपूर है। क्या नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन हाइड्रोजन प्रकल्प लगाने का भारत सरकार का कोई विशेष उनका आकांक्षा, विशेष योजनाएं हैं? इसके बाद सर, एज फार एज आसाम इज कंसर्न सर, जहाँ तक आसाम का सवाल है, टोटल अभी आसाम में हमारा पायलट प्रोजेक्ट जोरहट बाय ऑनगोइंग है सर। एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जोरहट में ऑयल इंडिया के, और दे हैव इंस्टॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइजर ऑलरेडी दे हैव। माननीय मंत्री जी, एक मिनट प्लीज, मैंने पहले ही बीएससी के अंदर तय हो गया है, कोई भी मान्य सदस्य यहाँ पर तख्ती लेकर नहीं आएगा। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये गलत तरीका, गलत परंपराएं आप नहीं पालें। ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध करना चाहते हैं। आपने सारे विषय उठाए, जिन मुद्दों का आपने उठाया, उन मुद्दों ने उनको उठाया।
नहीं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप नियोजित तरीके से सदन को गतिरोध करना चाहते हैं संसदीय कार्य मंत्री जी, नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का रवैया आज के इस सदन में जो कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर, और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग सदन के नियम से चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेंगे। ये बीएससी में जो तय हुआ उसका भी उल्लंघन करता है कांग्रेस पार्टी, मैं खंडन करता हूँ। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।